सो वी हैव इलाही कौर विद अस। इनका यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के लिए वीज़ा 1 सेकंड में आया है फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर इनकी प्रोफाइल डिस्कस करें तो शी गॉट 7.5 बैंड ओवरऑल इन आइल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। शी ऑल्सो गॉट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड व्हिच इज रैंक्ड 40 इन द वर्ल्ड, एंड वो भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। ये कोर्स इन्होंने खुद सिलेक्ट किया था, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, वो कोर्स ही सबसे पहले पूछते हैं। द स्टूडेंट इज़ वेल अवेयर, उनको पहले से पता था मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, एंड शी जस्ट वांटेड द अपॉर्चुनिटी, द राइट अपॉर्चुनिटी, जो कि उनको मिल गई थ्रू हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो डिस्कस करते हैं इलाही से कैसे आप अपना प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हो ताकि आपको भी वीज़ा इतनी जल्दी मिले एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले एंड ये अपॉर्चुनिटी आप भी ग्रैब कर सको। सो इलाही, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेस से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों से राय लेते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को। तो क्या ये प्रोसेस एक्चुअल में इतना डिफ़िकल्ट है? उनको लगता है ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, आजकल तो ऐसा लगना शुरू हो गया। सो क्या ये एक्चुअल में इतना डिफ़िकल्ट है? ये प्रोसेस एक्चुअली में इतना डिफ़िकल्ट है। एक अकेले बंदे के लिए इसको सब कुछ हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, क्रॉस चेक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा आपके वीज़ा में। इसलिए आप प्रेफ़र करो कि आप किसी प्रोफ़ेशनल को रखो इस काम के लिए, जो आपकी हेल्प कर सके और जो सबसे ज़रूरी बात, जो आपको एक आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपका वर्क करे। मोरओवर, आपको एक ऐसा बंदा रखना चाहिए जो पूरे वीज़ा प्रोसेस के लिए वेल अवेयर है और ट्रांसपेरेंट है वीज़ा प्रोसेस को लेके, और अच्छे से कम्युनिकेट करता है, जिसमें आपने मेरी काफ़ी हेल्प की है, जिसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू। सो इलाही, एक बारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हो ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि कैसे ये प्रोसेस करना है? पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना कोर्स डिसाइड करो, जिसके बाद आप अपनी कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सको। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग द कंट्रीज़, आप एक कंट्री को चूज़ करो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हो जाना। उसके बाद आप एक मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, ताकि ज़्यादा डिले ना हो आपके एडमिशन्स को। उसके बाद आपका जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आएगा वो होगा जीएस इंटरव्यू। जीएस इंटरव्यू और जीएस असेसमेंट के बारे में हम आगे बात करते हैं अभी। उसके बाद जब जीएस आपका एक बारी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको आएगी सीओई। सीओई के बाद आप अपनी फ़ीस पे करके आप अपना वीज़ा अप्लाई करो, जब आपको वीज़ा आ जाएगा। और मैं कहना ये ऐड करना चाहूँगी पॉइंट कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रेफ़र करो, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स दे देती हैं, तो अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है। ओके, सो जीएस इंटरव्यू की आपने बात की, तो क्या बात है इसमें ऐसी कि सभी डर रहे हैं और इसमें क्यों इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जीएस इंटरव्यू के अंदर? जीएस असेसमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो आपका रिटन टेस्ट होता है, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक चीज़ जो डिफ़िकल्ट है वो है कि आपको पाँचों क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। करेक्ट। उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू पार्ट में वो आपसे एवरीथिंग कुछ भी पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे, तो आप उसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड होने चाहिए। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपना इंग्लिश पे चेक रखना पड़ेगा उससे पहले ही। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग होता है या इधर-उधर हो जाता है, तो आपका बहुत डिले हो जाएगा प्रोसेस। एंड इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स के फाइनेंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको पता ही है प्रोसेस के अंदर 12 लाख की मिनिमम इनकम चाहिए पेरेंट्स की, एंड एट द सेम टाइम उनके पास फंड्स होने चाहिए, एंड बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के प्रूफ भी होने यस। चाहिए, जो कि हमारे को पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं विद फॉर जीएस प्रोसेस। फंड्स हम ऐसा करते हैं कि अपनी वीडियो को हम यहाँ लगा देते हैं, एंड स्टूडेंट्स को जो देखने हैं फंड्स की, वो ये वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, एंड आगे वो अपना पूरा फंड्स का देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। तो बात करते हैं कि पूरी जर्नी की, अगर मैं उसको पूरा रिवाइंड करूँ, तो आपने इनिशियली बाहर पढ़ने का क्यों सोचा? ऑस्ट्रेलिया की सोचा, यूएस, कनाडा, डेनमार्क वगैरह में भी आपका कोर्स अच्छा मिल रहा था, तो व्हाई नॉट दोज़ कंट्रीज़, एंड व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया? सबसे पहले तो जब मैंने अपना कोर्स डिसाइड किया था, तो वो कोर्स इंडिया में था नहीं। इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि मैं अब्रॉड पढ़ने जाऊँगी। अ, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने यूएस से कनाडा और डेनमार्क में इसीलिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को फ़ैसिनेट करती हैं। चाहे वो उसका लाइफ़स्टाइल हो, चाहे वो उसकी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे उसका रिसर्च वर्क ही क्यों ना हो। और आजकल जो यूथ के लिए
वन ऑफ द मेन पॉइंट है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट हैंड इन हैंड जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा है। राइट, करेक्ट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। सो फर्स्ट स्टेप आपने आइल्स किया एंड आइल्स में भी सीधा 7.5 बैंड ही लिए। तो ये इतने ज़्यादा बैंड लेने की क्या ज़रूरत थी? 6.5 में भी जा सकते थे। एक तो फर्स्ट था कि मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए आराम से। दूसरा मेरे को अपने पेरेंट्स को खुद को ये प्रूव करना था कि मैं वहाँ मज़े करने नहीं जा रही हूँ। मेरा पर्पस मेरी एजुकेशन है और मैं बहुत सीरियस हूँ उसको लेके। ग्रेट, ग्रेट। तो ऐसा ही चाहिए होता है मोटिवेशन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। पर मेरा क्वेरी ये है कि ये जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने सोचा, ये कहाँ से आपने ढूँढा और ये कहाँ से आपने सोचा? मैं नेचर फ्रीक रही हूँ बचपन से ही, तो जब बड़े होते-होते हमने देखा है कि हमारे नेचर को कितना ह्यूमन्स हार्म करते जा रहे हैं और उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैंने सोचा था कि मैं अपना पार्ट इसमें कैसे प्ले कर सकती हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आया। तो फिर मैंने अपना प्रोसेस सारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ कर दिया। जब आपने मेरे को पहली बार ये कोर्स बोला था तो मेरे दिमाग में भी उस समय यही आया था कि आपने कोर्स तो आपने मेरे को रीज़निंग अपनी बताई थी। बट क्या आपने कोर्स के उसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स भी देखे थे कि इज़ इट मोर अबाउट अ पैशन कि आप उसमें एक अच्छा करियर भी देखते थे तो आपने उसको चूज़ किया? दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, सिर्फ़ पैशन पे आप इतनी पूरी लाइफ़ नहीं जी सकते। इसलिए मैंने अपने दोनों प्रोस्पेक्ट्स देखे थे। करियर अपॉर्च्युनिटीज़ अभी आ रही हैं और अभी और भी आएँगी विद टाइम। जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती रहेगी। इसलिए फिर मैंने अपना ये कोर्स चुना। एक और जो मेरे को बात आपकी फ़ैसिनेट करती है कि आपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई किया एंड ऑलमोस्ट सारी ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यू गॉट इनटू यूडब्ल्यूए, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यू गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। तो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में करने का रीज़निंग क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एक्चुअल में मैटर नहीं करती है। तो आपका इसके बारे में क्या है? मेरे लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च माँगता है, तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया क्योंकि अगर हम लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ मेरे को वो दे रही थी, उतना रिसर्च मटेरियल, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ को एम किया। मैं भी ये बात को मैं एक बारी बस दोहराना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, तब ये यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है या ऐसे प्रोग्राम्स में जिनमें बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, यू नीड ब्रांड वैल्यू, तब ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसे स्किल में जा रहे हो जिसमें इतना ज़्यादा ये एसेंशियल नहीं है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो या रिसर्च बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं हो, तो ये इट्स ओके, आप जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, यू कैन लुक फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें शायद वो कोर्स बेटर भी हो सकता है। सो इलाही सबसे बढ़िया बात है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपने पहले से सोच रखा था ये कोर्स करना है, मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उसका रीज़न आपको पता है कि मेरे को क्यों जाना है। तो आप क्या एडवाइस करोगे उन स्टूडेंट्स को जो आज 12th में है या फिर जो आज ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री? तो पहले आप वेल प्रिपेयर्ड रहो कि हार्ड वर्क बहुत होगा, उसको आपको करना ही पड़ेगा। सेकेंडली आप वेल नोन हो कि आपको करना क्या है। अगर आपको वो पता होगा आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं हम आइल्स की या किसी भी और चीज़ की, अगर आप उससे पहले ही डर चुके हो और आप ईज़ियर चीज़ ढूँढ रहे हो, तो आप पहले ही हार चुके हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो जर्नी को एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन डेस्टिनेशन। तो ये जो आपका पर्सपेक्टिव है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा कि जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की डेट में सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमारे को वीज़ा मिल जाए ना हमारा शायद कुछ बन जाएगा। बट ये जो जर्नी है ये आपकी सिर्फ़ 1 या 2 साल के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट योर एंटायर लाइफ़। जो आपकी ग्रेजुएशन है ख़ास करके जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या कोई मास्टर्स का भी स्टूडेंट है, उसकी पूरी लाइफ़ चेंज होने वाली है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसमें हर स्टेप को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाए एंड इसको ध्यान से समझा भी जाए, फिर ही उसका स्टेप का डिसीजन लिया जाए। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, 4-5 लोगों से एटलीस्ट बात करनी चाहिए जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं एंड यूनिवर्सिटी एडवाइज़र से कनेक्ट करना चाहिए, किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहिए जिसके अंदर जो कि आपको बता सके यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ क्या है। एंड अगर आपको कोई कोर्स सिलेक्ट करना है तो उस कोर्स का पूरी हिस्ट्री देखिए कि आगे जाके जैसे आपका कोर्स है आगे जाके सिक्योर है। आज की डेट में हो सकता है इसमें बहुत एक्स्पोनेंशियल जॉब्स ना आए, बट जब तक आप ग्रेजुएट होगे दिस इज़ द कोर्स ऑफ द फ्यूचर। यू हैव टू थिंक 5 इयर्स डाउन द लाइन मेरा कोर्स कहाँ पे आ रहा है।
तो दैट इज़ रियली स्ट्राइकिंग कि जो आपने बोला जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। इस केस में तो 110% यही बात ट्रू है। तो वीज़ा इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, चाहे आपका 1 सेकंड के अंदर आया एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। बट आई होप कि आपकी जो आगे की जर्नी हुई और जो आपके आगे का करियर हुए, वो 1 सेकंड के वीज़ा से भी कई गुना ज़्यादा बेटर है एंड बहुत लॉन्ग टर्म करियर है। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।